हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो सीबीएसई का वो अपडेट आ चुका है जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। बेसिकली बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे से पूछ रहे थे कि सर ओएमआर शीट कैसी दिखती है, ठीक है, आंसर को रेक्टिफाई करने का ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, ओएमआर शीट पेन यूज़ करना है, ओएमआर शीट पे पेंसिल यूज़ करनी है, ठीक है, पहले से इन्फॉर्मेशन फिल्ड आएगी या हमें इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ों के लिए मैं आपको बता दूँ, सीबीएसई ने आपके लिए सीधा सीधा ओएमआर शीट आपको दे दी और साथ में उसके इंस्ट्रक्शन भी दे दिए, ठीक है, और उसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। बट उससे पहले मैं बता दूँ, ये बिल्कुल सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। डायरेक्टली आप सीबीएसई की साइट पे जाओगे, यानी cbse.gov.in, वहाँ पर एंटर मारोगे, आपके सामने ही आ जाएगा। मेन वेबसाइट पे क्लिक करना है आपको, आपके सामने ही खुल जाएगा, ठीक है। मैं क्लिक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी अपना नेट ऑफ कर रखा है, क्योंकि अगर मैं नेट ऑन करूँगा तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे, तो आपको ही समझाने में, हर एक चीज़ समझाने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैंने नेट ऑफ कर रखा है, पहले से ओपन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको ये ना दो नोटिफिकेशन दिखेगी जो आज ही की डेट पर 6/11/2021 को आई है, ठीक है। बेसिकली शायद ये वीडियो जो है वो कल अपलोड हो, 7 तारीख को बिल्कुल सुबह सुबह अपलोड हो, बट मैं ये वीडियो जो है वो अभी बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है ना, जो आपका दिख रहा है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दी मेन एग्जामिनेशन टर्म 1, ये वाली जो है नोटिफिकेशन या जो नीचे वाली नोटिफिकेशन है, इसकी मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। बेसिकली ये नोटिफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके एग्ज़ाम के बारे में लिखा हुआ है कि आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या होगी, ठीक है, आपका रीडिंग टाइम कितना होगा, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के बारे में लिखा हुआ है, स्क्राइब वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, प्रैक्टिकल वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है, ठीक है। इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपल सीधी बात है, सीबीएसई ने अगर कोई अपनी वेबसाइट पे कुछ नोटिफिकेशन डाला है ना आपकी क्लास के लिए, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, उसके बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ जो हमें नोटिफिकेशन दिख रहा है, जो उसके बाद आया हुआ नोटिफिकेशन है, वो बेसिकली ओएमआर शीट्स के रिगार्डिंग है। तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ओपन होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ओएमआर शीट के बारे में आपको दे रखा है, इंस्ट्रक्शन वगैरह लिख रखे हैं। तो बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट में आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, जिससे ओएमआर शीट से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना रहे। और बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ओएमआर शीट के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे, तो सारे के सारे मैं इसमें क्लियर कर दूंगा, ओके। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो ये आपके सामने ओएमआर है, ये आपकी ओएमआर कुछ ऐसी दिखेगी आपको, ठीक है। तो अब हम पॉइंट रीड करना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से, ठीक है। तो ये पूरा लेटर हेडिंग ये सारी की सारी दे रखी है, तो ओएमआर जो है वो दिखा रखा है। तो पहले फर्स्ट पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, अ सैम्पल कॉपी ऑफ ओएमआर इज एनक्लोज विद दिस लेटर। इसका मतलब ये है कि जो लेटर आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर लेटर हेड वगैरह है, तो ये जो लेटर है उसके नीचे आपको ओएमआर की एक सैम्पल कॉपी दे रखी है जो कि हमको दिख रही है। चलो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्री फिल्ड इन दी ओएमआर। ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बहुत सारे, पहले तो मैं बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो ओएमआर है ना, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, कैंडिडेट की जो इन्फॉर्मेशन होगी, ये नाम, ये रोल नंबर, एग्जामिनेशन, ये डेट वगैरह, पेपर कोड, ये सारी की सारी चीज़ें पहले से ही लिखी हुई होगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी ये डर था, क्योंकि ओएमआर शीट में ना बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलतियाँ करते हैं। मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे ऐसे भी है जो 12th के बाद जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी वो ओएमआर शीट में गलती कर देते हैं। तो आप तो क्लास 10th के स्टूडेंट हो, तो मेरे को यही डर था कि कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि बाद में ना फिर ओएमआर शीट चेंज नहीं होती। अगर एक ओएमआर शीट आपको मिली है, गलत कर दी आपने, दिक्कत बड़ी कर दी उसमें, तो फिर गया, ठीक है। तो इसलिए मेरे को इसी का डर था। तो एक बहुत अच्छा, ये एक आप कह सकते हो कि ये चीज़ करी है सीबीएसई ने, कि आपकी इन्फॉर्मेशन इस पे पहले से फिल्ड होगी। आपको सिर्फ एक चीज़ इस पर फिल करके अपने आंसर वगैरह स्टार्ट कर देना है, और वो क्या चीज़ है उसके बारे में ही नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है। तो 2 पॉइंट तो आपको समझ आ गए ना बेसिकली, कि ये ओएमआर आपको इस लेटर के साथ दे रखा है, सैम्पल ओएमआर, और साथ ही में एक जो इन्फॉर्मेशन होगी कैंडिडेट की, वो पहले से प्री फिल्ड होगी ओएमआर में। चलो थर्ड पॉइंट पे देखते हैं। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हैज़ टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन दी अपर राइट कॉर्नर इन दी स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम। क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटर्न ऑन दी क्वेश्चन पेपर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल है कि आपका ये आपको पता ही है, आपकी आंसर शीट है, ओएमआर शीट जो है वो आपकी आंसर शीट है, मतलब आपको यहाँ पर आंसर फिल करने हैं, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, तो इस क्वेश्चन पेपर पे आप देखोगे ना, आपको एक क्वेश्चन पेपर कोड लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन पेपर पे फर्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन पेपर कोड मिलेगा, जो ऑब्वियसली बात है कि आपके आगे जो बैठा होगा और आपके जो पीछे बैठा होगा, उसका जो क्वेश्चन पेपर कोड होगा वो आपसे अलग होगा, ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर के कोड से अलग होगा। तो आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन पेपर का कोड यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, यहाँ पर लिख देना है, ओके। आपको आसानी भी कर रखी है कि स्लैश वगैरह पहले से ही डाल रखे हैं,
ठीक है, उसमें स्लैश वगैरह होंगे तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वो जो लिखा हुआ होगा वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, चलो ये बात हमको क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हैज़ टू राइट इन हिज और हर ओन हैंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड आई कंफर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट एंड साइन द रनिंग हैंड ऑन OMR। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि है ना, ये इन्फॉर्मेशन एक चेक कर लेना अपनी। ठीक है, अच्छा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर नीचे देखोगे ना, यहाँ पर लिखा है ना आई कन्फर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो OMR शीट पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या आपकी कैंडिडेट की जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो सही है, और आप ये वेरीफाई कर रहे हो कि हाँ जी OMR शीट पे मेरा नाम, मेरे फादर का नेम, पेपर कोड, ठीक है, मेरे स्कूल का नेम है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपको यही लाइन लिखनी है कि आई कन्फर्म दैट पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट। और ये आपको कब लिखनी है? ये आपको अपनी इन्फॉर्मेशन, ये वाली जो चेक है, इसको चेक करने के बाद लिखनी है। याद रखना, दोबारा से बोल रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से चेक कर लेना। एडमिट कार्ड मिलेगा, रोल नंबर मिला लेना, ठीक है, और ये जो भी डे वगैरह होगा, एग्जामिनेशन कोड होगा, आपका सारी की सारी चीज़ें बहुत इत्मीनान से अच्छे से मैच कर लेना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसे कि आपको याद है CBSE ने बिल्कुल सेशन के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपके फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म 2 होंगे। अगर बाई चांस आपका सेकंड टर्म नहीं हो पाता कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से, क्योंकि अभी तक वो कुछ नहीं कह सकते, केस वापस थोड़े से बढ़ रहे हैं, तो अगर नहीं हो पाता तो आपके फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग ही जो है वो आपको मार्क्स वगैरह दिए जाएंगे। और अगर फर्स्ट टर्म के आपके OMR शीट पे आपका नेम वगैरह गलत चढ़ा हुआ है तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। 10th की मार्कशीट जो है वो हर जगह यूज़ होती है, तो इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें पहले से चेक कर लेना। अगर आपको लगता है कि जी गलत है तो पहले अपने एग्जामिनर जो भी आपका वो एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवा रहे हैं उनसे बात करना कि सर ये मेरी इन्फॉर्मेशन गलत लिखी हुई है तो ये मैं नहीं लिख सकता, तो वो आपको क्या बोलते हैं फिर आपको देखना है। ठीक है, बट बता देना कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गलत लगे तो बता देना, और अगर सही है एकदम सब कुछ स्पेलिंग वगैरह वो सारी की सारी सही लिखी हुई है चीज़ें, तो यही जो लाइन है आई कन्फर्म दैट ऑल दी पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट, यानी ये जो लिखा हुआ है ना टाइप में, यही अपने हाथों से लिख देना, आपको पेन से लिख देना, ब्लू पेन से, और साथ ही में यहाँ पर अपना साइन कर देना है। यहाँ पर अपना साइन कर देना है, सिर्फ एक जगह आपको साइन करना है। ठीक है, आई होप ये वाले सारे पॉइंट आपको समझ आ गए हो। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि नेक्स्ट पॉइंट आपको पेन के बारे में बता रखा है कि ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन इज टू बी यूज फॉर फिलिंग द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एंड फॉर गिविंग रिस्पॉन्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको पूरा का पूरा अपना OMR शीट जो है, चाहे वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखना हो, चाहे यहाँ पर नीचे की तरफ अपना ये लाइन लिखनी हो या साइन करना हो, वो ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का ही यूज़ करके करना है, पेंसिल का यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी। नेक्स्ट पॉइंट आपको वही मिलेगा, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ब्लू पेन का ही, ब्लू जो बॉल पेन है उसी का यूज़ करना, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, चलो। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि यूज ऑफ द पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इसका मतलब है कि आप पेंसिल वगैरह का यूज नहीं कर सकते हो, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और अगर कोई जो स्टूडेंट है वो ऐसा करता हुआ मिलता है, कोई जो हमारे कैंडिडेट है ऐसा करते हुए मिलते हैं, तो वो एक अनफेयर मीन माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो ऐसा आप मत करना, पेन लेकर जाओ, पेन से मार्क करना है। बहुत सारे बच्चे डर गए होंगे, सर पेन से मार्क करेंगे आंसर गलत हो गया तो। अरे टेंशन मत लो, CBSE ने बहुत बढ़िया जुगाड़ कर रखा है आपका, अभी आपको पता चलेगा, बिल्कुल खुश हो जाओगे आप ये OMR शीट के जो भी फीचर्स वगैरह हैं वो देखकर। ठीक है, चलो ये 6 पॉइंट भी आपको अच्छे समझ आ गया कि जी पेंसिल का यूज़ नहीं करना। मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई डाउट लगे, कुछ पूछना हो, नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आप दिमाग में लेकर जाओ जब एग्ज़ाम दे रहे हो OMR शीट से रिलेटेड, तो कम से कम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फीचर्स दे रखे हैं OMR शीट के। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि देयर इज अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस। मतलब इन द OMR इरिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, एनी सब्जेक्ट कैंडिडेट्स will use the maximum circle as per the total question given in the question paper for giving responses. This should be only in serial. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जी आपकी OMR शीट पे ना टोटल 60 क्वेश्चन दे रखे होंगे। यहाँ पर आपको 60 लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो यहाँ 60, तो आपकी OMR शीट में टोटल 60 क्वेश्चन दे रखे होंगे। और साथ में ये भी लिख रखा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन पेपर में भी 60 क्वेश्चन हो। आपको पता है 40 मार्क्स का पेपर है आपका, है ना, तो मान लो आपको सिर्फ 45 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आपको सिर्फ 45 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है ना 45, यहीं तक अटैम्प्ट करना है, ये वाले मार्क नहीं करने, इनको छोड़ देना, आपको सिर्फ यहीं तक अटैम्प्ट करना है 45। ये दे रखा है, मतलब जो मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखे हैं ना उसके अकॉर्डिंग आपको अटैम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि 45 हो गए उसके बाद आप कुछ भी लिखे जा रहे हो उस पर, तो ये नहीं करना। ठीक है, बेसिकली ये बात तो आपको पता ही है, बहुत नॉमिनल सी बात लिखी हुई है। चलो
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि आंसर गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवैल्यूएटेड मीनिंग हेयर बाय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में जैसे मैं बता ही चुका हूँ 45 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आप कुछ भी मार्क कर रहे हो। अच्छा मैं बता देता हूँ ये इस पॉइंट का कहने का मतलब क्या है। इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि मान लो आपने 45 तक कर लिया, आपके क्वेश्चन पेपर में 45 क्वेश्चन थे, आपने 45 कर लिए, फिर आपको याद आता है यार आपने 7th का आंसर है ना गलत लिख दिया। अब आप क्या करते हो, 46 पे जाते हो, ठीक है, 46 वाले पे जाते हो, 46 को काटने की कोशिश करते हो, यहाँ पर लिखते हो 7 और फिर आंसर फिल करते हो। तो ये नहीं चलेगा, यहीं पर करो जो करना है, 45 के अंदर अंदर जो भी करना है। मतलब वैसे तो करना ही नहीं है, एक बार अगर, वैसे तो मैं रेक्टिफिकेशन का भी बताऊंगा, सीबीएसई ने बहुत बढ़िया कर रखा है, रेक्टिफाई करने के लिए भी दे रखा है कि आप अपने आंसर को चेंज भी कर सकते हो। बट मैं आपको बता दूं कि 45 दे रखे हैं तो 45 से आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एवेल्युएट ही नहीं होगा वो, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखे होंगे ना आपके एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में, वहीं तक आपका इवैल्यूएट होगा। चलो ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो ये वाला समझ आ गया। ये वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया ना कि 60 मान लो 45 क्वेश्चन दे रखे हैं, 65 पे जा रहे हो, उसे कट करके अलग क्वेश्चन नंबर लिखकर उसका आंसर करने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं माना जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि फॉर गिविंग द रिस्पॉन्स 4 सर्कल A B C D आर गिवन इन द फ्रंट of the each question in a row, candidate once confident about the correctness of the reply should be darken the circle with the pen। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आपको लग रहा है जी इसका आंसर बी है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा जी आंसर बी है, आपने क्या किया, इस पर सर्कल कर दिया। पूरी बात सुन लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो बॉक्सेस और ये दे रखा है ना, ये क्या है ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको A B C D दे रखा है ना, तो ये जो दे रखा है, मान लो आपको लगता है आंसर बी करेक्ट है, तो आपने यहाँ पर फिल कर दिया पेन से। पेन से ही करना है, आपको पता है ब्लू या ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना है, तो आपने फिल कर दिया। आगे सुनो, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि आफ्टर द 4 सर्कल आर ओवर अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे ये 4 सर्कल खत्म होते हैं ना, तो एक बॉक्स मिलेगा आपको। ये देखो बॉक्स लिखा हुआ है ना, बॉक्स मिलेगा। अब है क्या, उस बॉक्स में आपको क्या फिल करना है कि कैंडिडेट हैव टू राइट दी करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स, एग्जाम्पल ABCD। अब मान लो आपने क्या कहा, आपने कहा जी आंसर बी मैंने यहाँ मार्क कर दिया, बी सही लग रहा है, तो बॉक्स में भी आपको बी लिखना है। आप सोचोगे सर 2 बार बी लिखने का क्या फ़ायदा, एक तरफ मार्क करवा ले तो लिखवा क्यों रहे हैं? अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, बट याद रखना, अगर आपने आंसर यहाँ पर कुछ मार्क करा है और आपको लग रहा है कि वो जो आपने मार्क करा है वो सही है, तो वहाँ पर बॉक्स में भी लिखना है। मान लो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया, मेरे को लग रहा है जी बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर तो बी को फिल किया ही किया और फिर बॉक्स में भी यहाँ पर बी लिख दिया। कौन सा बी लिख दिया? कैपिटल बी नहीं लिखना, जैसा भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर स्मॉल में, वैसे ही स्मॉल में आपको बी लिख देना है। ठीक है, सी भी स्मॉल में, डी भी स्मॉल में। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते हैं ना कि सर कैपिटल में लिखना है कैसे लिखना है, तो वो स्मॉल में लिखना है जैसे कि दे रखा है। ओके, ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं ना कि सर बॉक्स क्यों दे रखा है, वो मैं बताऊंगा, बट हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि आफ्टर दी बॉक्स, अब जैसे ही बॉक्स कंप्लीट हो जाता है तो आप देखोगे कि एक और सर्कल आपको मिलेगा और उसमें क्वेश्चन नंबर लिखा होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है ना, ये 1 लिखा हुआ है, तो आप देखो बिल्कुल सामने ABCD हो गया, फिर ये बॉक्स दिख रहा है और बॉक्स के सामने भी एक सर्कल है जिसके अंदर आपका एक क्वेश्चन नंबर ही लिखा हुआ है, 1 क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ऐसे सारे लिखे हुए हैं। अब इसमें क्या फिल करना है, ये कब फिल करना है आपको, उसके बारे में ही बता रखा है कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आफ्टर द बॉक्स again the circle is given ahead of the box wherein the question number is also written inside the circle. This circle is to be darkened by the candidate if they have not attempted this question. इसका क्या मतलब है, मान लो आपको लगता है कि जी, मान लो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको थर्ड क्वेश्चन नहीं आता, आपको लगता है यार ये क्वेश्चन मेरे को आता ही नहीं, मैं तुक्का भी नहीं भेड़ना चाहता, ठीक है, मेरे को आता ही नहीं है, तो आपको क्या कर देना है कि यहाँ पर फिल कर देना है, यहाँ पर थर्ड जो लिखा हुआ है इसको फिल कर देना है, यहाँ पर नहीं, ये जो सर्कल में है उसको फिल कर देना कि जी ये नहीं आता मेरे को, ये आप समझो कि मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। अब आप पूछोगे इसका क्या फ़ायदा है सर, नहीं करेंगे तो छोड़ ही देंगे, ये पूरी रो छोड़ देंगे। बट इसमें पता है एक अच्छी बात यह है कि है ना, मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं OMR शीट में कन्फ्यूज आते हैं। वो क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, सेकंड किया, थर्ड नहीं आता, तो अब क्या करते हैं, वो जो 4 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं ना, तो उसका आंसर गलती से थर्ड पे लिख देते हैं या थर्ड का भी होगा, तो ये दिक्कत होने से बच जाओगे आप। इसीलिए एक तरह से CBSE आप कह सकते हो, उन्होंने ये पहले से दे रखा है कि आपको याद रहे कि जी थर्ड पे ये करा है तो थर्ड का ऑप्शन नहीं, हमें 4th पे करना है फिर डायरेक्ट, है ना। तो ये है, मतलब आपको समझ आ गया ना कि अगर मान लो आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर B है या C है, मान लो आपको 4th पे आता है, 4th का आंसर आपको लगता है कि जी B है, तो B को मार्क करना है यहाँ पर और B ही लिखना है यहाँ पर,
ठीक है। और अगर मान लो इसका आंसर आपको आता ही नहीं है तो फिर ये फिल कर देना है, ठीक है। बट मेरी एडवाइस ये रहेगी कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके तुक्का भेड़ के वो ज़्यादा बेटर है। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, है ना, तो नेगेटिव मार्किंग वैसे नहीं है ना, हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अभी बच्चों के माइंड में होगा सर 2-2 बार करवाने का क्या फ़ायदा है, एक बॉक्स भी फिल करवा रहे हैं, सॉरी वो सर्कल भी फिल करवा रहे हैं, वो लिखवा भी रहे हैं बॉक्स में, तो इसका क्या फ़ायदा है वो पता चलेगा। देखो अभी आपको अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर दी बॉक्स, वो क्वेश्चन वाला ये वाला पॉइंट हमारा हो चुका है कि अगर मान लो आप किसी ये क्वेश्चन नंबर पे मार्क करते हो ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वाले को सर्कल करते हो, इसका मतलब आपने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया, वो इवैल्यूएट मतलब वो क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट ही नहीं किया आपने, ठीक है। सिंपल सा इसका मतलब ये है अगर आप वो फिल कर देते हो तो। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है 6 वाला कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट first of all they should mark the response by darkening the circle. If fully satisfied, then they should write the response in the box. Purpose of giving box is only that if any candidate wishes to change the response, the same be written in the box. क्या मतलब है इसका मतलब बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना ये पॉइंट। जैसे मैंने बताया कि मान लो पहले क्वेश्चन को आपने उठाया, आपको लगाया रहा इसका आंसर बी है, आपने यहाँ पर कर दिया इसको सर्कल, ठीक है। आपने अब फिर है ना आपको थोड़ी देर बाद लगता है आपने यहाँ पर बॉक्स में कुछ नहीं लिखा, बी अभी नहीं लिखा, और फिर आपको लगता है यार इसका आंसर है ना बी नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए, और आप फुल्ली सेटिस्फाई कि हाँ जी 100% श्योरिटी है कि अब तो इसका आंसर सी है। बट आपने क्या किया जी, पेन से इसको मार्क कर दिया, बी पे मार्क कर दिया, अब हो गई दिक्कत, पेन को तो रब नहीं कर सकते आप, है ना, इरेज नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, जो आपका फाइनल आंसर है वो यहाँ पर बॉक्स में लिख देना है कि जी फाइनल आंसर इसका है सी, ठीक है। आपने मार्क यहाँ पर बी पे किया है बट आपको लग रहा है जी आंसर सी है तो सी लिखना है, और जो बॉक्स में लिखा होगा वो आंसर आपका फाइनल माना जाएगा। याद रखना ये बात, बॉक्स में जो लिखा हुआ है आंसर वो फाइनल माना जाएगा। मान लो आपने बॉक्स में मान लो यहाँ पर आपने कुछ मार्क कर दिया बट बॉक्स में कुछ नहीं लिखा तो आपका आंसर इवैल्यूएट नहीं होगा, वो सोचेंगे कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो बॉक्स में आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बॉक्स में रेक्टिफाई जो सही आंसर है, जो आपको चेंज करने वाला, जो आपको लगता है कि जी इसका आंसर ये होना चाहिए था, तो चेंज वाला आंसर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, बॉक्स में तो फिल करना ही करना है, ठीक है, और चेंज वगैरह कर सकते हो आप चाहो तो। ओके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 7th पॉइंट की बात करते हैं। ये मैं बता चुका हूँ कि बॉक्स पे लिखना है even if the candidate is satisfied with the darkening the circle, this response has to be given in the box. इसका मतलब ये है कि अगर जो स्टूडेंट है वो सेटिस्फाई भी हो जाता है, वो इस चीज़ को लेकर सेटिस्फाई भी हो जाता है, नहीं जी आंसर बी है, तब भी बॉक्स में लिखना इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में लिखना इंपॉर्टेंट है ही है, मतलब यही समझ लो। कैंडिडेट हैज़ टू रिप्लाई बोथ द सर्कल एंड द बॉक्स। अब देखो 8th पॉइंट क्या लिखा है, 8th पॉइंट लिखा हुआ है कि रिप्लाई रिटर्न इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। बॉक्स में जो लिखा हुआ है वो एकदम फाइनल माना जाएगा, ठीक है। अगर बॉक्स में सी लिखा हुआ है तो आंसर सी माना जाएगा, बेशक यहाँ पर आपने बी मार्क कर दिया है तो सी माना जाएगा। तो इसलिए जो यहाँ पर मार्क किया हुआ है बेसिकली वही यहाँ पर बॉक्स में, जैसे यहाँ पर मान लो आपने बी मार्क कर दिया बट आपको लगता है आंसर सी है तो यहाँ पर सी लिख सकते हो आप, तो सी ट्रीट होगा आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो ध्यान से सुनो, आपको पहले क्या करना है, आपको पूरा ABCD कर देनी है, ये बॉक्सेस वाले बाद के लिए रखो, ठीक है। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, ठीक है, पहली बात तो आप ऐसे ट्राई करना ही ना कि जी कोई अगर क्वेश्चन आपको आए ना तो उसको छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो, ये कर लेना ज़्यादा। अगर कन्फ्यूजन आपसे मतलब कन्फ्यूजन वगैरह ना हो अगर आपको, तो छोड़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में फिल कर देना उसको, ठीक है। कि मान लो आप यहाँ पर बी पे मार्क करते हो फिर बॉक्स में सी होगा, तो ऐसी मेरे को नहीं लगता आप ऐसी गलती करोगे, बट फिर भी हो जाता है तो आपको CBSE ने एक बढ़िया ऑप्शन दे रखा है। तो पहले आपको सारे आंसर लिख लेने हैं ABCD में, फिर बॉक्सेस में लिखना है बिल्कुल फाइनल होने के बाद, ये मेरी एडवाइस है, ठीक है। फिर एक तो रेक्टिफाई करने में भी आप अच्छे से इत्मीनान से अपना पूरा पेपर होने के बाद पढ़ पाओगे, है ना। अगर आप ऐसे एक एक क्वेश्चन पे जाके करोगे तो मान लो एक एक क्वेश्चन पे, मान लो अभी मेरे को मिला, मैंने क्वेश्चन उठाया, मैंने बी क्वेश्चन पेपर बी फर्स्ट वाला करा और उसका बी आंसर लिखा, मैंने यहाँ भी कर दिया मार्क और यहाँ भी कर दिया मार्क, यहाँ पर भी बी कर दिया और यहाँ पर भी बी लिख दिया। बट यहाँ पर बी लिखने के बाद मैंने 10-20 क्वेश्चन पढ़े, फिर मान लो उस क्वेश्चन का कोई दूसरे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन की हिंट थी और फिर मेरे को लगा नहीं आंसर तो सी होना चाहिए, तो इसलिए है ना यहाँ पर बॉक्स पे स्टार्टिंग में मत लिखना, पहले कर लो सारा उसके बाद बॉक्सेस में लिखना, ये मेरी एडवाइस है। आपको अच्छी लगे तो इसको यूज़ करना, ज़्यादा बेटर रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि इफ़ द बॉक्स इज़ एम्प्टी, अगर आपने बॉक्स खाली छोड़ दिया, ठीक है,
and is marked in the circle and response is marked in the circle, it will be considered that the question is not be attempted by the candidate. ये बड़ा दिक्कत वाला है, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पर, मान लो हम आते 7th क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे आपने सी लिख दिया बट यहाँ पर फिल नहीं किया, ठीक है, तो चल जाएगा। बट अगर मान लो आपने यहाँ पर सिर्फ सी मार्क कर दिया, सर्कल को मार्क कर दिया बट यहाँ पर सी नहीं लिखा, ठीक है, तो माना जाएगा कि इस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। समझ रहे हो? तो इसका मतलब बॉक्स को तो फिल करना ही करना है, किसी भी हालत में बॉक्स फिल होना ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ही देखो, यही लिखा है कि मान लेते हैं कि इफ़ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन द बॉक्स एंड दी सर, ये वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया ना कि इफ़ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्कल, इट विल बी कंसीडर्ड दैट द क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्टेड बाय द क्वेश्चन। यानी बॉक्स में तो लिखना ही लिखना है आपको अपना आंसर, और लिखना कब, पूरा एक बार अच्छे से अटैम्प्ट कर लो आप पूरा का पूरा, उसके बाद बॉक्स में फिल करना, क्योंकि 1 मिनट में तो ऐसा है नहीं कि आपको नया आंसर याद आ जाएगा, वो तो कुछ क्वेश्चन पढ़ोगे, आधा घंटा बिताओगे तब दिमाग में आएगा वो आंसर। तो इसलिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि बाद में करना वो। ये वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है 10th वाला कि इफ़ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन द बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, इट विल बी कंसीडर्ड द क्वेश्चन हैज नॉट बी अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। सिंपल सीधी बात है, मान लो आपने ना यहाँ मार्क किया रिस्पॉन्स में, ना ही बॉक्स में मार्क किया, तो बंदे का माना जाएगा कि उसने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो फिर आप ये सर्कल मार्क कर सकते हो, ना भी करो तो चलेगा। यहाँ पर ये जो सर्कल है, क्वेश्चन पेपर वाला सर्कल है, ये आप ना भी मार्क करो तो चलेगा, ठीक है। चलो 11th पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इफ़ ऑल 3, यानी ये रिस्पॉन्स भी, ये बॉक्सेस भी और ये क्वेश्चन वाला भी, ये अगर तीनों के तीनों ब्लैंक छोड़े हुए हैं तो आपको पता ही है, माना जाएगा कि क्वेश्चन ने जो है ये अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है। और बाकी जो 2 पॉइंट लिखे हुए हैं कि स्कूल विल डाउनलोड दी OMR, एडवांस में डाउनलोड करना है। CBSE आपको 9 तारीख को CBSE ने बताया था कि 9 तारीख को CBSE जो है वो स्कूल को गाइडलाइन दे देगा कि उनको कैसे कैसे ये डाउनलोड वगैरह करना है, सारी की सारी चीज़ें। और ये लॉक की वगैरह ये आपके लिए पॉइंट नहीं है, बट ये आई होप ये OMR आपको पता चल गया। अब देखोगे नीचे की तरफ, इसको साइड कर देते हैं, नीचे की तरफ ये दे रखे हैं, इन पे आपको साइन नहीं करना, सिर्फ यहीं पर साइन करना है, एक जगह ही साइन करना है और ये लिखना है, ठीक है। आई होप ये पूरा का पूरा OMR शीट से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे समझ आ गया हो। आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट कर देना। अगर मान लो रिप्लाई बाद में आता है, आपको लगता है कि रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, या टेलीग्राम पे चैनल भी है, वहाँ पर मैं ये PDF वगैरह अपलोड कर दूँगा डायरेक्टली, जिससे आप इसको अच्छे से पढ़ सको, ठीक है। बाकी आपको पता है कि हमारे अलग अलग चैनल है, मेन पॉइंट टेक है जहाँ पर मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। बट उससे पहले मैं बता दूँ कि आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है ना, सोशल साइंस के जो MCQ हैं, चैप्टर के नोट्स हैं, एक एक चीज़ जो रिवीजन वीडियो है जिसमें मैंने बुक की PDF के साथ पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर के MCQ चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो, तो आप सीधा गूगल पे जाओ, गूगल पे मेन पॉइंट स्टडी लिखो, एंटर मारो, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, डाउनलोड करो नोट्स, MCQ डाउनलोड करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो आपने अभी तक कोई चैप्टर प्रिपेयर नहीं किया है और आप पहले डायरेक्टली आप MCQ पे जा रहे हो, MCQ करने की सोच रहे हो, तो MCQ को डायरेक्टली PDF से मत करना, वेबसाइट पे जाके, वैसे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहाँ से हटाने नहीं वाला। तो अब बट एडवाइस ये रहेगी कि आप MCQ की वीडियो देखो, जिससे आपको 80-90% पहले ही चैप्टर समझ आ जाए। उसके बाद आप MCQ रिवाइज़ करोगे तो आपको वेबसाइट से मिल ही जाएंगे MCQ, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, ओके। और बाकी रिवीजन वीडियो मैं बना रहा हूँ, कोई चैप्टर ऐसा हो जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो। साइंस के भी बहुत सारे चैप्टर के MCQ मैं अपलोड कर चुका हूँ, बाकी सब्जेक्ट की भी मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी कुछ प्रॉमिस नहीं करना चाहता, बट MCQ वगैरह उसके भी अपलोड करूँगा, ठीक है। जो भी अगर अपलोड कर दियोगे तो सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। साथ ही में मैंने जैसे बताया कि हमारा मेन पॉइंट टेक का यूट्यूब चैनल है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके साथ साथ हमारा मेन पॉइंट गेमिंग का चैनल है, उस पर भी 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, थैंक्स टू ऑल, ठीक है। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यूनिक वर्ल्ड है, व्लॉगिंग चैनल है, ठीक है। तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो व्लॉग वगैरह बनाता हूँ, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। वैसे कोई डेली वाला रूटीन वाला व्लॉग नहीं है, ठीक है। मैं कोई अपने दोस्तों के साथ जो भी अलग जगह जाता हूँ तो उस चीज़ का ब्लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बाकी आई होप OMR शीट से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत ना आई हो, बता चुका हूँ। दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, और कोई दूसरे स्टूडेंट को भी पता है तो वो भी उन कमेंट का रिप्लाई कर देना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मेरे लिए ही रुके हुए हों, अगर किसी दूसरे को कोई चीज़ समझ आ गई तो वो उनका आंसर कर देना, ओके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।